मेरी मालकिन हफ्ते में एक रात छोटे लड़के के साथ क्यों गुजारती है, ये जानकर आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी। 16 साल की उम्र में मेरे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई थी और मैं बहुत परेशान था। मैं तो अपने मामा से मिलने के लिए आया हुआ था। मुझे क्या मालूम था कि यहाँ आकर मुझ पर ही एक बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी। तभी मेरी मुलाकात एक औरत से हुई जिसने मुझे एक ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं 16 साल का छोटा बच्चा था। मुझसे ऐसा क्या काम हो सकता था जिसके बदले में वो मुझे बहुत कुछ दे रही थी। मुझे उसकी बात समझ तो नहीं आई थी, लेकिन हालातों के चलते मुझे उसकी बात मानने पर मजबूर कर दिया गया था। जो कुछ उस औरत ने मेरे साथ किया वह जानकर आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। मेरा नाम केशव है। मैं सिर्फ 16 साल का था और मामा से मिलने के लिए मैं भोपाल आया था और मेरे मामा मुझे लेने के लिए एयरपोर्ट आ रहे थे कि रास्ते में ही उनका बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था। वह बुरी तरह घायल होकर अस्पताल पहुंच गए थे। जब एयरपोर्ट पर मामा की जगह उसके दोस्त मुझे लेने के लिए आए और ये खबर सुनाई कि मेरे मामा अस्पताल में पड़े हैं, तो मैं बिल्कुल घबरा गया। मुझे मुंबई से मेरी मम्मी ने हवाई जहाज़ में बिठाया था और यहाँ मुझे मामा लेने आने वाले थे, लेकिन मामा के दोस्त को देखकर और सारी बात सुनकर मेरी जान निकल गई थी। मैं बहुत जिद करके भोपाल आया था क्योंकि मेरे स्कूल में छुट्टी हुई थी और मैं बहुत खुश था कि अब मैं कुछ समय अपने मामा के साथ बिताऊंगा। मैं मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, इसीलिए मेरी जिद पर पापा मान गए और मुझे मामा के पास भेज दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मुझे यहाँ आने पर ऐसी मुसीबत टूट पड़ेगी। जब मैं अस्पताल पहुँचा तो ये देखकर मेरे आंसू बहने लगे कि मेरे मामा बहुत ही बुरी हालत में अस्पताल में एडमिट हैं। उनके पूरे शरीर पर पट्टी बंधी हुई थी। डॉक्टर ने बताया था कि उनकी काफ़ी सारी हड्डियों में फ्रैक्चर हुआ है। अभी ये परेशानी चल ही रही थी कि तभी पता चला कि कंपनी ने मामा के एक्सीडेंट का सुनकर उन्हें छुट्टियां दे दी है और मामा के पास अगले 3 महीने तक कोई काम नहीं है। कंपनी मामा का बोझ नहीं उठाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने 3 महीने के लिए छुट्टी दे दिया था। मामा की जगह किसी दूसरे आदमी को रख लिया था। जब मामा होश में आए और उन्हें ये बात पता चली तो बहुत रोने लगे, क्योंकि मामा के पास केवल अपने घर की ही जिम्मेदारी नहीं थी, बल्कि 2 कुंवारी बहनें भी थीं। उन्हीं की वजह से मामा अपने शहर से बाहर भोपाल कमाने आए थे और मुझे और मम्मी पापा और मामी को उस वक्त छोड़ के यहाँ चले आए थे। मेरी मम्मी अपने मायके में ही रहती थी और पापा भी हमारे साथ ही रहते थे, क्योंकि पापा का इस दुनिया में और कोई नहीं था और मेरी नाना नानी भी नहीं थी, इसीलिए हम सब साथ में ही रहते थे। जब मैं सिर्फ 6 साल का था तभी ही मामा यहाँ आए थे। मेरे मामा की 2 बहनें अभी भी शादी के लिए बाकी थी और यही सोचकर मामा की तबीयत और ख़राब होने लगी कि अब आगे क्या होगा। मामा को इतना परेशान और तकलीफ़ में देखकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना मैं यहाँ आने की ज़िद करता और ना ही मामा का एक्सीडेंट होता। मेरी नज़र में तो मामा की इस हालत का जिम्मेदार मैं ही था। अस्पताल वालों ने 1 हफ्ते में ही मामा को छुट्टी दे दी थी। फिर मैं और मामा एक छोटे से अपार्टमेंट में वापस आ गए। मामा कहने लगे, अब हम लोगों के पास मुंबई वापस जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अब मामा कोई काम तो करने के काबिल नहीं थे और कंपनी मामा का खर्चा और नहीं उठाना चाहती थी। ऐसे में यहाँ रहना मामा के बस में नहीं था। मामा का कहना था, जो भी पैसा जमा हुआ है वह भी इसी तरह खर्च हो जाएगा, बेहतर यह है कि हम घर चलते हैं। मामा की बातों में से मैं परेशान हो गया था, क्योंकि मैं यह जानता था कि वहाँ जाकर सब लोग परेशान हो जाएंगे। पापा मामा के अलावा हमारा कोई सहारा नहीं था। मैंने मामा को तसल्ली दी कि आपकी तबीयत बहुत कुछ बेहतर हो जाए और तो फिर हम वापस जाने का सोचेंगे। उस वक्त मामा टिकट लेने के भी काबिल में नहीं थे। मेरा वापस जाने का कोई इरादा नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं ही यहाँ कोई काम ढूंढ लूँगा और जब तक मामा सही नहीं होते अपने मामा के साथ रहकर उनकी जिम्मेदारी उठा लूँगा। लेकिन सारी दिक्कत ये थी, जब मुंबई नहीं था, यहाँ 16 साल के बच्चे को कोई भी काम पर रखने को तैयार नहीं था,
क्योंकि यहाँ बच्चों से काम कराने पर बहुत सारे कानून लगाए गए थे। इसीलिए मुझे यहाँ पर समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि मेरे लिए ये काम ढूंढना नामुमकिन है। मामा रूम में रहकर खुद को बीमार महसूस कर रहे थे, इसीलिए मैं पास के पार्क में मामा को घुमाने के लिए निकला। वहीं पर मेरी मुलाकात एक औरत से हुई। वह थोड़ी दूर पर बैठी थी और उसकी नज़र मुझ पर और मेरे चाचा माँ पर जमी हुई थी। कुछ ही देर गुजरी थी कि मामा का कोई जानने वाला मिल गया। मामा उसके साथ बातें करने में बिजी हो गए। तभी वह औरत इशारे से मुझे अपने पास बुलाने लगी। मैं तुरंत चला गया। वह औरत बहुत ही खूबसूरत और जवान थी। मैं जब उसके पास गया तो वह मुझसे पूछने लगा कि तुम कौन हो, कहाँ से हो, तुम्हारे पापा को क्या हुआ है। मैंने उसे बताया मेरे मामा हैं और मेरा नाम केशव है। मेरा घर मुंबई में है। मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, लेकिन मेरे मामा का एक्सीडेंट हो गया और इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरी बात सुनकर वह धीरे से मुस्कुराई और कहने लगी, फिर तुम लोगों का गुजारा कैसे चल रहा है। उसकी बात पर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने उसे बता दिया कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मामा की नौकरी ख़त्म हो गई है और हम वापस नहीं जाना चाहते। मुझे यहाँ कोई काम नहीं मिल रहा। कहने लगी कि अगर तुम्हें यहाँ कोई काम मिल जाए तो फिर तुम वह काम कर लोगे। उसकी बात सुनकर मैं मुस्कुराया और कहा कि हाँ, क्यों नहीं। अगर कोई काम होगा तो मैं ज़रूर करूँगा। घर जाकर हमारा गुजारा होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि 3 महीने तक मैं मामा की जगह उनकी सारी जिम्मेदारी उठा लूँ। मेरी बात सुनकर वह खुशी से कहने लगी कि तुम मुझे बहुत पसंद आए हो। मुझे तुम्हारे जैसे ही किसी लड़की की ज़रूरत थी जो मेहनत से जीना चाहता है और अपने घर वालों के खातिर जान तक देने को राज़ी हो। मैंने हैरानी से पूछ लिया कि क्या आपके पास मेरे लिए नौकरी है। हाँ, वो मुस्कुरा कर बोली, हाँ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा काम है जिसे करके तुम्हें खुशी भी होगी और पैसे भी बहुत अच्छे मिलेंगे। उसकी बात सुनकर मैं खुश हो गया। अगर कोई मुझे काम मिल जाता तो उसमें अपनी क्या बात हो सकती थी। इसीलिए मैंने उससे कहा, ठीक है, आप मुझे बस काम बता दीजिए, मैं अपने मामा से बात कर लूँगा। फिर वो कहने लगी, तुम्हें रोज़ सुबह से शाम तक मेरे बंगले पर आना होगा और हफ्ते के आखिरी दिन मैं तुम्हें काम भी बता दूँगी और पैसे भी दे दूँगी। उसने मुझे अपने बंगले का एड्रेस भी समझा दिया और कहने लगी, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अगर तू आया तो मुझे खुशी होगी। वह बहुत अच्छे से बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे काम तो बता दीजिए। तो मुस्कुरा कर कहने लगी, केशव, इतनी भी क्या जल्दी है, पहले तू आ तो जाओ। मैं उससे और कोई सवाल पूछता कि उससे पहले ही मामा ने मुझे आवाज़ दे दी। उनके दोस्त जा चुके थे और मामा के चेहरे पर तकलीफ़ दिख रही थी। शायद उन्हें बैठने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं फ़ौरन मामा की तरफ भागा और वहाँ मुझसे पूछने लगे कि तुम उस औरत से क्या बात कर रहे थे। मैंने मामा को बता दिया कि वो औरत मुझसे अपने बंगले का काम करवाना चाहती है और इसीलिए मुझे बुलाया है। मुझे भी यही लगता है कि उस औरत को मुझसे अपने बंगले का काम करवाना होगा, वरना मुझ जैसे छोटे बच्चे से वह क्या काम करवा सकती है थी। इसीलिए मैंने मामा को ये बात बता दी। मेरी बात सुनते ही मामा ने साफ साफ मना कर दिया और कहा कि मेरे बच्चे, अभी तुम सिर्फ 16 साल के हो। तुम यहाँ मेरे पास घूमने के लिए आए थे। मैं तुम्हें किसी काम पर नहीं लगा सकता। पता नहीं वे औरत कौन है और तुमसे कितना काम करवाएगी। मामा की बात सुनकर मैंने उन्हें दिलासा दिया कि मामा, सिर्फ 3 महीने की तो बात है। एक बार अगर आप ठीक हो जाए तो फिर दोबारा से अपने कंपनी में नौकरी कर लीजिएगा और मैं भी वापस चला जाऊंगा। तब तक घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही है। अगर वह औरत मुझे अच्छे पैसे देने को तैयार है तो फिर मुझे काम करने में कोई एतराज़ नहीं है। मामा ने नम आँखों से मुझे देखा
कर कि मेरा 16 साल का बच्चा इतना बड़ा हो गया है कि मुझे समझाने लगा है। मैंने मामा से कहा कि मामा, एक बार उस औरत पर भरोसा करके देख लूँ। मैं काम पर एक दिन जाऊँगा और अगर मुझे काम समझ में आ जाएगा तो ही करूँगा, वरना नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर और घर की परेशानी देखकर मामा मान गए और कहने लगी, अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो फ़ौरन वापस आ जाना। मैंने पलटकर उस औरत की तरफ देखा तो वो वहाँ से जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि अगली सुबह उसके पास ज़रूर जाऊँगा और काम देखूँगा। ये काम मुझे किस्मत से मिल रहा था, वरना मैं तो मान चुका था कि मेरे लिए यहाँ कोई काम नहीं है। सारी रात मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं उस औरत को मुझसे क्या काम करवाना है और उसका बंगला कितना बड़ा होगा, वह कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर आंखें बंद करता तो अपनी माँ, पापा और मासी का ख्याल आने लगता। मेरी दोनों मासी की शादी की उम्र हो चुकी थी और गरीबी की वजह से उनकी शादी नहीं हुई थी। इसी वजह से तो मेरा पापा मजदूरी करते थे और मामा परदेश में रह रहे थे। अगली सुबह मैं मामा के सारे काम करके और उन्हें नाश्ता देकर बंगले पर जाने के लिए निकल गया। बंगला हमारे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसीलिए मामा को मुझे अकेले भेजते हुए डर नहीं लगा। मैंने मामा को यकीन दिलाया था कि अगर कोई भी बात होगी तो मैं फ़ौरन वापस आ जाऊँगा। उस औरत के बंगले पर पहुँचते ही मैंने चौकीदार को जैसे ही बताया कि मुझे मालकिन ने बुलाया है, उसने सर से पाँव तक मुझे देखा और कहने लगा, तुम मालकिन के पास रहोगे? वह बहुत अजीब सा बोल रहा था और अजीब नज़रों से मुझे देख रहा था। चौकीदार ने फ़ोन के जरिए एक नौकरानी को बाहर बुलाया। चौकीदार ने मुस्कुराकर उस नौकरानी से कहा कि मालकिन एक से बढ़कर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढती है, मालकिन की नज़र की दाद देनी पड़ेगी। चौकीदार की बात पर मैं हैरान रह गया था। काम करवाने के लिए किसी को खूबसूरत होने की क्या ज़रूरत थी? मालकिन को तो मेरे काम से मतलब होना चाहिए था। मुझे तो चौकीदार कुछ पागल मालूम हुआ। वह औरत चौकीदार की बात सुनकर ज़ोर से हंसी और मेरा हाथ पकड़ के मुझे बंगले के अंदर ले गई। बंगला बहुत खूबसूरत था, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि सोने का महल हो। मैं एक खूबसूरत सोफे पर बैठा था, मेरे सामने शरबत रखा गया, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं कोई ख़ास मेहमान हूँ। थोड़ी सी देर में मालकिन वहाँ चली आई। मैं मालकिन को देखकर हैरान रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी, लेकिन अब वह एक मॉडर्न किस्म की मैक्सी पहनने बहुत सारा मेकअप की मेरे सामने बैठी थी। वह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली थी। जो भी था वह मेरी मालकिन थी और मैं यहाँ काम के लिए आया। मैंने शरबत पी लिया तो मालकिन ने कहा कि तुम थोड़ी देर कमरे में जाकर आराम कर लो। मालकिन की बातों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं यहाँ काम करने के लिए आया था, आराम करने के लिए नहीं, और ना ही इतनी दूर से आया था कि मुझे कोई आराम की ज़रूरत पड़े। मैंने फ़ौरन कहा, मुझे काम बता दीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और हर काम बहुत ही ईमानदारी और तेज़ी से करूँगा। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराई और बोली, काम तो मुझे ईमानदारी से ही करना होगा, इसी बात का तो तुम्हें पैसे मिलेंगे। अभी तुम जाकर कमरे में आराम करो और फिर मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें क्या करना है। और साथ ही मेरे पास बहुत सारे फ्रूट्स भी रख दिए। मैं जब यहाँ आया था मामा की तबीयत को लेकर परेशान था, ना ही ठीक से आईना देखा था और ना ही अपने खाने पीने का ध्यान दिया था। और जब उसके कमरे में आकर जब मैं सुकून से बिस्तर पर बैठा तो दीवार पर लगे आईने में मेरा चेहरा दिखाई दे रहा था। अचानक ही मुझे चौकीदार की बात याद आ गई थी कि मालकिन ने फिर एक खूबसूरत बच्चा ढूंढ लिया है। मैं खूबसूरत तो हूँ, अपनी माँ की तरह चमकती हुई रंग और भूरी आँखें थी।
मैं दूसरों से बहुत अलग था। हर जगह अपनी आँखों से पहचाना जाता था। कुछ ही देर गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा खुला और मालकिन के साथ एक औरत अंदर चली आई। मैं तुरंत उठकर बैठ गया। मालकिन ने उस औरत को मुझसे मिलवाया था। उस औरत का नाम सुशीला था। मालकिन कहने लगी कि यहाँ तुम्हें आज से उठने बैठने का तौर तरीका सिखाएगी, किस तरह से बात की जाती है और थोड़ी बहुत यहाँ की भाषा सिखा देगी। मालकिन की बात मुझे बहुत अजीब लग रही थी। मुझे भोलापन के तौर तरीके सीखने की क्या ज़रूरत थी, और उठने बैठने के तरीके मुझे तो बहुत खुद ही मालूम थे। फिर मालकिन खासकर औरत को मेरे पीछे क्यों लगाई थी? काम भी तो करना था। वह कहने लगी कि एक हफ्ते तक तुम्हें सुशीला के साथ ही गुजारना है और सुबह से लेकर शाम तक सुशीला तुम्हें हर छोटी से छोटी बात सिखाएगी। मालकिन मुझे सुशीला के हवाले करके चली गई थी। सुशीला एक बहुत ही अच्छी और हंसमुख औरत थी। वहाँ बहुत अच्छे से मुझे हर चीज़ सिखा रही थी, यहाँ तक कि लोगों के सामने कैसे बैठना है। ये भी एक बात मैं समझ नहीं पा रहा था कि एक नौकर को इतना ज़्यादा ट्रेनिंग की क्या ज़रूरत है। पहले दिन जब मैं शाम को घर लौटा तो मामा मेरी फ़िक्र में बहुत ज़्यादा परेशान थी, पर मुझे देखते ही कहने लगे, आज मैं सारा वक्त तुम्हारे बारे में सोचता रहा। बताओ, तुमने पहला दिन क्या काम किया, तुमसे कितना काम कराया गया? और जब मैंने मामा को बताया कि मुझे सिर्फ उठने बैठने के और भोपाल के तौर तरीके सिखाए गए हैं, तो मेरी बात सुनकर मामा मुस्कुरा दी। मैंने मामा से मुस्कुराने की वजह पूछी तो मामा कहने लगी, यहाँ के लोग भी ना बहुत अजीब होते हैं। एक कुत्ता भी रखते हैं तो उसे के भी नस्ल मालूम करते हैं। तो फिर तुमको ऐसे ही यकीनन वह पहले मुझे अपने तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाएंगे कि तुम उनके महल में काम कर सकोगे। चलो अच्छा है, इस तरह तुम्हें बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा। जब तक तुम पर काम का बोझ नहीं है, तुम दिल लगाकर सब कुछ सीख जाओगे। अब मैं सही हो जाऊंगा तो वापस अपनी नौकरी पर चला जाऊंगा और तुम्हें वापस भेज दूंगा। तुम्हें माँ पापा तुम्हारे बिना इतने दिन नहीं रह सकते। पहले ही वह मेरी दूरी का दुख उठा रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें भी उनसे दूर कर दूं। मामा ठीक ही कह रहे थे। मम्मी पापा मेरे बिना बहुत अकेले हो गए थे। मैंने रोज़ मालकिन के बंगले पर जाना शुरू कर दिया था। मुझे अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनने के लिए दिया जा रहे थे। मेरे बालों को नए स्टाइल से बनाया गया था। मुझे हर तरह का अच्छा अच्छा खाना खिलाया जा रहा था। 4 दिन में ही मुझ में अच्छा खासा बदलाव आ गया था। खुद को आईने में देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि मैं वही 16 साल का बच्चा हूँ। यहाँ का खाना पीना मेरे सेहत को बहुत अच्छा कर दिया था। मुझ पर बंगले में घूमने फिरने की कोई रोक नहीं था। अब तक मैंने किसी काम को हाथ नहीं लगाया था, बल्कि मैं तो ये किसी राजकुमार की तरह घूमता था। लेकिन एक बात मुझे बहुत ही अजीब लगती थी कि मैंने कभी भी मालकिन के पति को नहीं देखा था, जबकि वह एक शादीशुदा औरत थी। उनके बच्चे तो नहीं थे, लेकिन उनके पति के साथ उनकी फ़ोटो लगी हुई थी, और मुझे पूछने पर उन्होंने बस इतना ही बताया था कि उनके पति का बहुत बड़ा कारोबार है और वे रात को ही घर पर लौटते हैं। मालकिन सारा दिन तैयार होकर घर में यहाँ वहाँ घूमती या फिरती, शॉपिंग पे निकल जाती। जब मैंने सुशीला के तौर तरीके सीखे थे, मालकिन मुझे भी अपने साथ ले जाने लगी थी। वह मेरा हाथ पकड़कर शॉपिंग मॉल्स में घूमती, मुझे मेरी पसंद की चीज़ें दिलाती, और मैं अपने इस नौकरी पर हैरान था, जिसके लिए मुझे तो एक सैलरी भी मिल रही थी और इतना सामान भी। मैंने अपने मामा को अपनी नौकरी और दिन भर के बारे में बताया तो मामा कहने लगे, शायद मालकिन की कोई औलाद नहीं है, इसीलिए वह तुम्हें अपनी औलाद की तरह रख रही है, लेकिन ये बात बताना नहीं चाहती हो। मालकिन ने मुझे यही बताया था कि एक हफ्ते तक सुशीला मुझे ट्रेनिंग देगी, फिर मेरा काम शुरू होगा। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरा काम मुझे मिलता और मुझे पता चलता कि मुझे करना क्या है। अभी तो मैं अपने नए नए कपड़े और महंगी महंगी चीज़ों को एंजॉय कर रहा था।
मामा की तबीयत पहले से कुछ बेहतर हो रही थी, लेकिन इतनी ज़्यादा ठीक नहीं थी कि वे नौकरी कर सकते थे। मेरी नौकरी लग गई थी तो मामा की परेशानी भी कुछ कम हो गई थी। मामा ने मम्मी पापा और मामी को एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताया था और ना ही मेरी नौकरी के बारे में। मामा मामी के पास शाम को फ़ोन करते थे, उन्हें सब कुछ अच्छा अच्छा कहते दिन तेज़ी से गुजरते चले गए। एक हफ्ते में पूरी तरह से बदल गया था। मैं पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। हफ्ते के आखिरी दिन में मैं जैसे ही मालकिन के घर पहुंचा तो चौकीदार मुझे देखकर अजीब तरह से मुस्कुराया और कहने लगा, आज से तुम्हारा काम शुरू होने वाला है। मैं भी इस बात पर खुश था कि मुझे काम करना होगा। बंगले के अंदर दाखिल हुआ तो सुशीला मुझे कहीं नज़र नहीं आई। दूसरी नौकरानी मुझे कहने लगी कि आज आपको सीधे मालकिन के कमरे में जाना है। जब से मैं यहाँ आया था एक बार भी मैं मालकिन के कमरे में नहीं गया था। मालकिन का कमरा हमेशा लॉक रहता था। मैं जैसे ही मालकिन के कमरे में दाखिल हो देखकर हैरान रह गया। मालकिन का कमरा पूरी तरह सजा हुआ था, जैसे किसी नई नवेली दुल्हन का कमरा हो। मालकिन ने मुझे हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाया और नोटों की गड्डी मेरे हाथ में पकड़ा दी और कहने लगी, ये तुम्हारी इस हफ्ते की सैलरी है। आज का पूरा एक दिन तुम्हें मेरे साथ इस कमरे में ही गुजारना होगा। मालकिन की बात मुझे समझ तो नहीं आई थी। इतने सारे नोट देखकर मैं बहुत खुश हो गया था। मैंने मालकिन से कहा कि आप जो भी कहेंगे मैं पूरी ईमानदारी से साथ करूँगा। उसके बाद मालकिन ने जो मुझसे कहा वह सुनकर मेरे होश उड़ गए। ये कैसे मुमकिन था? मैं मालकिन के साथ इस तरह का काम कैसे कर सकता था? मैं 16 साल का छोटा नाबालिग बच्चा था और मालकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश रखती थी वह पूरा करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। वह कहने लगी कि मैंने तुम्हें पूरा एक हफ्ते हर तरह के आज़ादी दी है, तुम्हें तौर तरीके सिखाकर अपने काबिल बनाया है। अब तो तुम इस काम से मना नहीं कर सकते। ये पैसे तुम्हें इसी काम के लिए दिए गए हैं। इससे पहले तो तुमने कोई काम नहीं किया। मैंने तुम्हें अपने काबिल बनाने के लिए बहुत मेहनत की है। वह कहने लगी कि हम औरतों की ज़िंदगी भी बहुत अजीब होती है। दूसरे लोग हमारा पैसा और हमारी ज़िंदगी देखकर जलते हैं, लेकिन कोई हमसे पूछे कि हमारे दिल पर क्या गुजरती है। हमारे पति को एक ऐसी आदत हो गई है कि उस वजह से वो मुझ पर ध्यान नहीं देते। वो आदमी एक रूम में कई कई औरतों को रखते हैं और अपनी पत्नी को वक्त देना भूल जाते हैं। मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ, लेकिन मेरे पति की दिलचस्पी मुझसे कहीं ज़्यादा उन औरतों में है जिनको उनसे गलत तरीक़ों से अपने पास रखा हुआ है। इसीलिए मैं भी हफ्ते का एक दिन किसी छोटे लड़के के साथ गुजारती हूँ और अपनी ख्वाहिश को पूरा करती हूँ। इस तरह ना ही मैं गर्भवती हो सकती हूँ और ना ही किसी को इस बात पर शक हो सकता है। मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन मेरा पति भी तो मुझे धोखा दे रहा है, फिर मैं क्यों ना उसे धोखा दूँ। मैं बदले की आग में जलती रही और इसी तरह से आग ठंडी होती है जब मैं किसी छोटे बच्चे को अपने बिस्तर तक ले आती हूँ। तुमसे पहले भी कुछ लड़कों को मैंने इसी तरह से इस्तेमाल किया है, लेकिन कोई भी तुम्हारे जैसा नहीं था कि मैं उसे हमेशा अपने पास रखती। लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हें पूरा एक हफ्ते अपने घर बुलाते रही। इन पैसों की वजह से तुम मुझे खुश कर दो, मैं तुम्हें ज़िंदगी भर अपने साथ रख लूँगी। तुम्हारे बाप को नौकरी की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही तुम्हें घर वापस जाना पड़ेगा। अपने मामा को अपनी मामी के पास वापस भेज देना। मालकिन के मुंह से इस तरह की बातें सुन मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैंने मालकिन से कहा, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं पाप के रास्ते पर चलकर पैसे नहीं कमा सकता। मालकिन के लाख रुकने के बावजूद भी मैं वापस चला आया। मालकिन को यकीन था कि पैसे की चमक मुझे रोक लेगी, लेकिन पैसों की चमक से ज़्यादा मेरी माँ की परवरिश अहम थी। मेरी माँ ने मुझे हमेशा सीधे रास्ते पर चलना सिखाया था। मेरी माँ ने मुझे हमेशा अच्छे संस्कार दिए और औरतों की इज्जत करना सिखाया था। मैं गिरते पड़ते वापस अपने मामा के पास चला आया और अपने मामा से कहा कि अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा।
यहाँ लोग बहुत ही जालिम हैं। हम वापस अपने देश चलते हैं। एक रोटी खाएंगे, लेकिन इज्जत की खाएंगे। आपकी थोड़ी सी बीमारी पर कंपनी वालों ने आपको बाहर निकाल दिया, जबकि आप सालों से उनके पास नौकरी कर रहे थे। और मेरी मालकिन की नीयत ही कुछ और थी, जिसे मैं समझ नहीं पाया था, क्योंकि वहाँ चौकीदार का मुस्कुराता चेहरा मुझे आज समझ में आया था। मैं अपने मामा के साथ वापसी का टिकट ले चुका था। अब मुझे अच्छे से पता था कि आगे आने वाली ज़िंदगी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन भरी हुई नहीं थी। मेरी माँ मुझे सिखाया, ज़िंदगी देना इंसान के हाथ में नहीं बल्कि भगवान के हाथ में है। मुझे यकीन था कि भगवान ने हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा सोच होगा। दौलत ने मालिक और मालकिन को अपने रास्ते से भटका दिया, और इस बात का अंदाज़ा हर इंसान मेरी कहानी से लगा सकता है। दोस्तों, परेशानी चाहे कितनी भी हो, कभी भी अपने संस्कारों